ICAP exams under online remote proctoring environment. We have worthy principals, representatives from REIT and RAS and ICAP staff all over Pakistan, and students who are going to appear in their AFC exams in this month. We are thankful to Irfan Ghaziani Sahab, who is the Senior Director Examinations, and Kashif Malik, Senior Manager Examinations, who have spared their valuable time for this all important session. Before inviting Irfan Sahab, I want to share the sequence of this event. After Irfan Sahab, Kashif Malik will giving his presentation. Then we will be taking questions from the principals and representatives from REITs and RAS. You can use the hand raise options, and I will invite participants for their questions, or the participants can type their questions in comment section anytime. The students can post their questions in the comments of live video, and we will take as many questions as possible. Please keep your mics muted when you are not speaking to avoid distortion. Now I'm inviting Sir Irfan Ghaziani for guidance on the new exam environment. Over to Irfan Sahab. Sir, Irfan Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much for joining us. Basically, the objective of this session is to provide guidance to all examinees and जो confusions हैं और जो स्टूडेंट की तरफ से क्वेरीज आ रही थी, जो RIT से हमारी बातचीत होती रही है कि उनको हम क्लैरिफाई कर सकें. बेसिकली सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि वाई प्रॉक्टर एग्जाम्स. एज यू नो कि जब मार्च में जब हम कैफ का एग्जामिनेशन करके हम AFC के एग्जाम्स करने की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन ने जिस तरह तेजी से बढ़ना शुरू किया था और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से हम अपने AFC के एग्जाम्स हमने पोस्टपोन कर दिए थे. उस वक्त शायद हमारे और आपके किसी के दिमाग में शायद इतना नहीं था कि ये सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज कि हम सब कभी इस सिचुएशन से गुजरे ही नहीं हैं. इस पैंडेमिक का हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था. लेकिन वो द पीरियड जब हम मार्च एग्जाम्स नहीं करवा सके, जून के लिए हमने पूरी कोशिश की गवर्नमेंट से कि हम अंदर स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो करते हुए हम एग्जाम करवा सकें. बट यू नो के हम काफ़ी हद तक सिंध, KPK और बलूचिस्तान में तो हमें परमिशन तक मिल गई, बट हम पंजाब और वो फेडरल गवर्नमेंट हमें एग्जाम करने की उन्होंने परमिशन नहीं दी और हम इस वजह से एग्जाम्स नहीं करवा सके. इवन उस वक्त जो सिचुएशन थी, हम जो इतना सब दुनिया मुश्किल में थी, हम भी शदीद मुश्किल की सिचुएशन में थी कि एग्जाम्स अगर हम करवा भी लेते, इसके बावजूद भी हमारे पास सैकड़ों रिक्वेस्ट थी पेरेंट्स की. वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे इस एनवायरनमेंट में, इनको अगर कोविड हो गया तो क्या होगा, आपने क्या किया हुआ है. हमने तमाम की तमाम हमने जो अपने SOPs बनाई थी उनके साथ शेयर की, सबसे डिस्कस किया, इसके बावजूद भी वो सिनेरियो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे. तो हम दोनों तरफ से मुश्किलात में थे कि हम एग्जाम्स करवाते हैं तो भी एक इशू हो रहा था, और जो नहीं करवाते तो उस सिनेरियो में भी वो बच्चे जो अपने कैरियर प्रोग्रेस करना चाहते थे, ऑलरेडी मार्च के अटेम्प्ट लूज कर चुके थे और जून की एग्जाम भी उनके नहीं होते थे, एक मुश्किल अमल था. लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट टर्न डाउन की और नेशनल कमांड एंड काउंसिल की तरफ से जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें स्पेसिफिकली ICAP को कहा गया था कि वो आप एग्जाम्स नहीं करेंगे. इसके बाद जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उसमें अब हमारे पास ये ऑप्शन था कि हमारे पास बहुत स्टूडेंट से क्वेरी आई कि हमें सितंबर का एग्जाम्स जो है वो AFC के साथ देने की इजाजत दी जाए. अब इस स्टेज पे जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी बायलॉ
जो सीए बायलॉज हैं उसमें परमिशन नहीं है कि कोई बंदा जब तक एफसी पास ना करे उस वक्त तक वो कैफ में अपीयर हो सके। एक तरफ ये सिचुएशन थी, दूसरी तरफ सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट ने, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन बेहतर होने के बाद जो ओपनिंग का जो सिलसिला शुरू किया, उसके बाद सिचुएशन बेहतर हुई, लेकिन उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 15 सितंबर तक अलाउ नहीं कर रहे कि वो ओपन कर सके। इस पूरे सिनेरियो में अब हमारे पास जो हमने जो वे आउट निकाला वो ये निकाला कि वो तमाम बच्चे जो कैफ में बैठना चाहते हैं उनको एफसी उनका पहले ले लिया जाए। अब एफसी पहले लेने के लिए हमारे पास परमिशन नहीं है, गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी कि कोई एग्जाम करवाया जा सके। इस सिनेरियो में अब हमारे पास जो सिचुएशन हो जाती थी कि वो हम रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट में एग्जाम करवाएं, जो पूरी दुनिया में अब इस पूरे वो कोविड सिनेरियो में काफी पॉपुलर रहा, सब कुछ रहा। इस एग्जाम में करवाने में तो ठीक है, पूरी दुनिया में ये बात चलती रही, हमने भी इसको कंसीडर किया, लेकिन ये वो अट्रैक्शन लोग भी नहीं ले सका जो नॉर्मली कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लेस फ्लेक्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू कंट्रोल एनवायरनमेंट। जब कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब हम एग्जाम करवा रहे होते थे तो सेंटर के अंदर रह के वहाँ स्टूडेंट अपना पेन पेपर भी यूज कर लेता था, वो आने जाने मुश्किल भी होती थी, और इन तमाम चीजों से बढ़कर उसको अपना हार्डवेयर अरेंज नहीं करना होता था, उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी नहीं होती थी। ये तमाम इश्यू से वो आजाद होता था जब वो एग्जाम को फोकस होकर कर रहा। लेकिन जब हम रिमोट प्रॉक्टरिंग की बात करते हैं तो पहली कंडीशन उनको जो हम बात करते हैं कि आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, इस तरह का इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, ये इस तरह का रूम के सेटअप होना चाहिए। जब ये तमाम चीजें अवेलेबल होंगी तभी आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे सकते। और अगर आपको भाई ये चीज अवेलेबल नहीं है तो हम बड़े तकलीफ के साथ हम ये कहना पड़ता था कि भाई आप एग्जाम जो देंगे वो जब सिनेरियो नॉर्मल होंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होंगे, तभी ही हम कर सकेंगे। तो ये पूरा टोटल सिनेरियो था जिसकी वजह से फिर हमने जो उन स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए कि अगर वो कैश देना चाहते हैं तो वो इस एग्जाम में अपियर हो जाएं। और इस एग्जाम में चूंकि सितंबर का तक हमें परमिशन नहीं थी तो हमने ये रिमोट प्रॉक्टरिंग वाला सिस्टम अप्रूव करवाया और उसके जरिए एग्जाम हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट एग्जाम अक्टूबर में होंगे उसमें हम, हमारा प्लान ये है कि हम प्रॉक्टर और दोनों जो सेंटर बेस्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट दोनों में एग्जाम्स हम ऑफर करेंगे। इन केस अल्लाह ना करे अगर कोई इशू होता है गवर्नमेंट की परमिशन से तो प्रॉक्टर बेस्ड तो एग्जाम्स होने ही होने हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी और उसको अलाउ कर दिया तो हम कंट्रोल एनवायरनमेंट भी एग्जाम्स करवाएंगे, जो जैसे पहले सेंटर में होते थे अंडर स्ट्रिक्ट एसओपीज हम इस बार एग्जाम करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे बेसिकली 3 बातें करना चाह रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस सिनेरियो के लिए। एक तो मैंने आपसे कंपेयर किया कि जो कंट्रोल एनवायरनमेंट और अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा इशू है वो फ्लेक्सिबिलिटी का है। रिमोट प्रॉक्टरिंग में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कुछ स्टूडेंट की सजेशंस भी आई थी, कुछ चीजें आई भी थी, तो जो हमारे प्रैक्टिकली पॉसिबल था वो हम करते रहे। हमारे कुछ आरआईटी के रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ सजेशन दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूएमटी के जो पेन पेपर वाला एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है को इसको कर सकें। तो जब मेरी कुछ आरआईटी के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी तो उन्होंने एक सजेशन दी थी कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को रिव्यू करें और उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन से बगैर सॉल्व नहीं हो सकते उनको आप कंसीडर, एक स्टूडेंट के लिए कंसीडर ना करें तो स्टूडेंट को थोड़ी सी इसमें सपोर्ट हो जाएगी। हमने अपना पूरा क्वेश्चन बैंक रिव्यू किया है और उस रिव्यू करने के बाद जो क्वेश्चन हम समझते हैं कि ये नहीं हो सकते विदाउट पेन पेपर और उस तरह जिस तरह उसके लिए लिखना पड़ेगा वो एक डिफिकल्ट अमल होगा स्टूडेंट के लिए, तो वो फिर हमने उसको उस क्वेश्चन को हमने रिमूव भी किया उसमें से। दूसरा जब काशिफ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो वो आपको थोड़ा सा उसमें गाइडेंस भी करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो नोटपैड अवेलेबल है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्जामिनेशन टेक्निक के तौर पे आप उसको किस तरह हेल्प ले सकते हैं, तो उस हिस्से में वो जब काशिफ आपको प्रेजेंटेशन देंगे तो उसको आपको बताएंगे।
दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ये एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर होगा जो आइंदा फ्यूचर में हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी यूज होगा। चाहे कंट्रोल एग्जाम दें या यहाँ एग्जाम दें, दोनों सिनेरियो में आपको इसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करना है। और सॉफ्टवेयर आपने प्रैक्टिस टेस्ट में देख लिया होगा, इज अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो रिमोट प्रॉक्टरिंग की वजह से, जो प्रॉक्टरिंग के जो सॉफ्टवेयर जो लगाया जाएगा उसकी जो आइडेंटिफिकेशन और रूम स्कैनिंग और ये प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर में आपको काशिफ आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो है। इस हिस्से में आपसे कहना चाहूंगा, आप तमाम स्टूडेंट को एडवाइस है कि एग्जाम के दौरान काम रहें। ये अगर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इनका अगर कोई इश्यू होता है, ये मत समझें कि आपके साथ मसला हुआ है, ये पूरी दुनिया के साथ मसला है। जो पूरी दुनिया में जो रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जाम दे रहे होते हैं उनके साथ ये मसला होता है, तो आप कूल रहें। दूसरी बात जो एक इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रॉक्टर के साथ बिल्कुल ताउन करना है। बहुत दफा बहुत से स्टूडेंट को ये आदत होती है कि जब वो लिख रहे होते हैं तो लिखते हुए बोलने की आदत होती है। बहुत से लोगों को अपने लिप्स हिलाने की आदत होती है। तो इसमें आपको, क्योंकि जब आप इस ध्यान में रखेंगे जब प्रॉक्टर आपको देख रहा होगा तो वो आपको इस तरह की सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो करना है तो आपने काम रहना है उसकी, क्योंकि आप उसकी भी साइकी अंडरस्टैंड करेंगे। उसको अंदाजा नहीं है कि वो किसी से आप बात कर रहे हैं या आप सिर्फ लिप्स हिला रहे हैं। तो वो आपसे अगर क्वेश्चन करे और आपको सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये तमाम लोगों के साथ नहीं, चंद लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, इस तरह की चीज हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आपने प्रॉक्टर के साथ ताउन करना है और उसको सपोर्ट करना है हर तरह की बात। अच्छा, तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने एक अंडरटेकिंग हमने अब तमाम स्टूडेंट के लिए जो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं वो हमने उसमें डाल दी है अपने उनके सिक्योर एरिया में। तकरीबन हमें 70 से 75% लोगों ने वो अंडरटेकिंग हमें सबमिट कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने हमें अंडरटेकिंग वो जमा नहीं की। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अंडरटेकिंग वो सबमिट करवा दें। विदाउट अंडरटेकिंग वी आर नॉट अलाउइंग देम टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। तो ये 3 बातें करनी थी। मैं नाउ अब जो अपनी क्या कहते हैं बात कंप्लीट करते हुए काशिफ मलिक से कहूंगा कि वो आपको मजीद इस बारे में सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बताएंगे और कुछ क्यूएमटी के जो एक क्वेश्चन है कि वो पेन और पेपर के लिए उसे किस तरह यूज किया है, बेहतर यूज किया जाता है, उस सिलसिले में काशिफ आपको गाइडेंस देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इरफान। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली इनायत साहब मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। और अगर इरफान साहब और काशिफ दोनों एक कमरे में हैं तो लेट्स स्टार्ट। जी। इरफान साहब सेट हम अपनी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। एग्जाम्स अंडर रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट। इनायत साहब अगर आप प्लीज कंफर्म कर सकें। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन विजिबल है। एग्जाम्स अंडर रिमोट प्रॉक्टरिंग की एक इंट्रो तो इरफान साहब ने दे ही दी है। This is a sort of exam in which examinees take exam from their own selected place while they are continuously monitored by an off-site invigilator. The selected place could be their own home or home of their relative or a friend that meets the specified requirements of online proctoring. एक जो बड़ा स्टूडेंट के जहन में एक सवाल है कि मेरे घर में ऐसी जगह नहीं है या मुझे दुश्वारी होगी इस तरह का रूम फाइंड आउट करने में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट अपने घर से ही इम्तिहान दे रहा हो। अगर वो अपने किसी क्लोज रिलेटिव के घर में जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तमाम रिक्वायरमेंट मीट हो सकती है, वहाँ से बैठकर भी इम्तिहान दे सकता है। रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये एज ए स्पेशल केस है स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि कैफ के ऑटम 2020 एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम चाह के भी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो इसकी कंडीशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके अंदर कोई वेवर नहीं कर सकते।
लिहाजा इस इम्तिहान में सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ सकते हैं जो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, उनको उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट ओवर नहीं कर देती। अब हम एक छोटी सी वीडियो है उसको यहाँ पे प्ले करेंगे और उसके साथ साथ ये गाइड करने की एफर्ट करेंगे कि स्टूडेंट गाइड हो सके कि किस तरह से वो इस एग्ज़ाम के अंदर लॉग इन करेगा एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर हैं उन्हें बेसिकली इम्तिहान से करीब 3 दिन पहले एक ईमेल रिसीव होगी प्रॉक्टर एग्ज़ाम के एड्रेस से। ये प्रोसेस अब जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो यू विल सी आप लोग अपने ईमेल बॉक्सेस को जितने स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर 15 अगस्त डेली बेसिस पे चेक करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये ईमेल जंक ईमेल में चली जाती है, तो डू चेक योर जंक ईमेल। वी विल आल्सो सेंड एसएमएस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको के ईमेल सेंड हुई होगी। तो ये ईमेल आप लोगों को एक रिसीव होगी इम्तिहान से कम से कम 3 दिन पहले। अच्छा, आपको इम्तिहान से कम 3 दिन पहले एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल के अंदर आपको 2 लिंक्स मिलेंगे जिसके ज़रिए आप एग्ज़ाम रूल्स को देख सकते हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि वेदर दे मीट द रिक्वायरमेंट और नॉट। इस ईमेल के अंदर एक वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक भी होगा जिसके अंदर आपको आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह के बारे में गाइड किया जाएगा। याद रखिए कि यहाँ पे जो आप वेबसाइट के ऊपर जाएँगे तो ये जो एग्ज़ाम रूल्स होंगे, ये एग्ज़ाम रूल्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और आईकैप के तमाम रूल्स यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे जनरल जो प्रॉक्टर एग्ज़ाम होते हैं उनके रूल्स मौजूद हैं। आपके जो रूल्स हैं वो गाइडलाइंस हैं जो आईकैप ने टाइम टू टाइम इश्यू की हैं और आपके एडमिट कार्ड के साथ भी उनका लिंक दिया जाएगा। तो यू आर सपोज्ड टू फॉलो ऑल द रूल्स जो कि आईकैप आपको कम्युनिकेट कर रहा है। ये जो फर्स्ट ईमेल आपको मिलेगी इसके अंदर बेसिकली एक इनिशियल प्रोसेस होगा कि जिसके ज़रिए से आप अपने स्मार्टफ़ोन को चेक कर सकेंगे कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये भी गाइड किया जाएगा कि आपका कमरा जहाँ पे बैठ के आप इम्तिहान दे रहे हैं, प्लेस जहाँ पे इम्तिहान दे रहे हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर रोशनी कैसी होनी चाहिए, कमरे के अंदर आपके अलावा कोई हो सकता है या नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, और आपको किस तरह से बैठ के इम्तिहान देना होगा। क्या चीज़ें एग्ज़ाम के दौरान अलाउ नहीं होंगी, ये गाइडेंस भी मिल रही होगी कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस अदर देन योर स्मार्टफ़ोन और आपका जो कंप्यूटर जिस पे आप इम्तिहान दे रहे हैं, कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए, कोई आपके ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन नहीं लगे होने चाहिए। आप इम्तिहान के दौरान किसी से बात नहीं करेंगे और आपको कोई रेस्टरूम की ब्रेक्स भी अलाउ नहीं। ये एग्ज़ाम रूल्स तो जनरलाइज़ हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके अलावा जितनी भी गाइडलाइंस आईकैप आपको इस सिलसिले में स्पेसिफिकली दे रहा है, यू आर सपोज्ड टू फॉलो ऑल दोज़ गाइडलाइंस। सेकंड थिंग जो आपको उस ईमेल में मिल रही होगी कि आप अपने सिस्टम को फिर चेक करेंगे, उस लिंक को क्लिक करके। ये आपको प्रॉक्टर एग्ज़ाम की वेबसाइट के ऊपर लिंक लेके जाएगा और सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आपके सिस्टम के माइक्रोफ़ोन, स्पीकर, वेबकैम और स्क्रीन शेयर के फीचर्स को चेक करेगा। सपोज़ अगर किसी स्टूडेंट की इनमें से कुछ फीचर्स जो हैं वो फेलियर हो जाती है तो ये सिस्टम टेस्ट पास नहीं हो सकेगा। वहाँ पे चूँकि ये इम्तिहान से कम 3 दिन पहले आपको ईमेल आ रही होगी तो स्टूडेंट के पास एक सफिशिएंट टाइम होगा कि वो इस दौरान में या तो अपने उसी सिस्टम को फिक्स कर ले या वो दूसरा सिस्टम अरेंज करे और उसके बाद दोबारा अपने सिस्टम टेस्ट को उसी ईमेल के लिंक को फॉलो करते हुए रन करे। जब ये बेहतर है कि इम्तिहान से पहले ये सारा काम हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप ये काम कर सकेंगे उसके बाद ही आप आगे जा सकेंगे। यहाँ पे इंटरनेट पे देख रहे हैं, इस तरीके से आपका माइक्रोफ़ोन, वेबकैम और स्क्रीन शेयर के फीचर को चेक किया जाएगा। जब ये तमाम चीज़ें चेक हो जाएंगी तो उसके बाद बारे में गाइडेंस हो। काशिफ साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर आपका एग्जाम का लिंक शामिल होगा।
ये सेकंड ईमेल के अंदर आपको उसको भी आप चाहेंगे तो आप एग्जाम के लिंक पे जा सकेंगे, लेकिन आपको एग्जाम पे लॉगिन करना है उस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। ऑब्वियसली वो इम्तिहान से सिर्फ आधा घंटा पहले जो आपका चेक इन टाइम है उसी वक्त पॉसिबल होगा। इस काशिफ साहब एक रिक्वेस्ट आई है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। ये काशिफ साहब थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, ये पिछले 1-2 मिनट की बात जो है। आपका फर्स्ट ईमेल के अंदर जो चेक्स हैं, जो सिस्टम के चेक्स हैं, वो आप कंप्लीट कर लेते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं। सेकंड ईमेल उन स्टूडेंट्स को अलबत्ता रिसीव नहीं होगी जिनके सिस्टम चेक्स पास नहीं हो सकेंगे। तो जैसे आप ये स्टूडेंट के मेल बॉक्स में देख रहे हैं कि एक ईमेल आई हुई थी, एक दूसरी ईमेल उसने स्टूडेंट ने अपने मेल बॉक्स को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद उसको दूसरी ईमेल नजर आ जाएगी। ओके, जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरा ख्याल है मेरी वीडियो शेयरिंग स्टॉप हो गई है। अच्छा इरफान साहब, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, वीडियो की शेयरिंग का क्या हुआ है? वीडियो शेयर नहीं हो रही? मेरी जूम की विंडो तो नहीं बंद हो गई? एक मिनट, ये मेरा जूम बंद तो नहीं हो गया? स्टार्ट जूम को क्लिक करो। ईमेल की हमने बात करना शुरू की ना, उसके बाद ब्रेक हो गया, फिर मैं दोबारा शुरू कर लूं। ओके, नहीं आप अपने बेस पे चलेंगे, यहाँ लैग होगा लेकिन वो चीज उस वॉइस उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। उसको इसी के हिसाब से, हाँ वॉइस इसके हिसाब से सिंक्रोनाइज, तो स्टूडेंट्स को ये जो बात कर रहे हैं वही चीज नजर आ रही है। इधर दोबारा वो तो स्लाइड तो मैं लगा लूंगा, आपने तो वीडियो कनेक्ट कर दिए उधर ही, वो स्लाइड तो मैं लगा लूंगा। इनायत साहब आप प्लीज कंफर्म करेंगे, अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, आ रही है जी। अच्छा, किसी टेक्निकल इशू की वजह से बीच में मेरी वीडियो स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गई थी, तो मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन थी उसको थोड़ा सा रिवर्स करके स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक जब मैंने पहली ईमेल के बारे में बताना शुरू किया था तो शायद वहां से हमारा लिंक ब्रेक हो गया था। तो पहली ईमेल स्टूडेंट को रिसीव होगी जिसके अंदर उसको कुछ लिंक्स मिले हुए होंगे एज रिगार्ड्स के वो एग्जाम रूल्स को जाके देख सके और अपने सिस्टम को चेक कर सके कि वेदर उसका सिस्टम जो है कंपैटिबल है, उसका मोबाइल फोन कंपैटिबल है विद द एग्जाम सिस्टम। तो ये ईमेल आपको प्रॉक्टर एग्जाम की तरफ से रिसीव होगी। इस ईमेल के लिए आपको अपने रेगुलर इनबॉक्स के अलावा स्पैम या जंक फोल्डर को भी देखना होगा, क्योंकि कभी इस तरह की ईमेल्स वहां भी चली जाती है। इस ईमेल के अंदर आप जब एग्जाम रूल्स के लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एग्जाम रूल्स खुलेंगे वो स्पेसिफिक टू द प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से हैं। इन एग्जाम रूल्स के अलावा आईकैप ने जितनी भी गाइडलाइंस और रूल्स या अनफेयर मींस की पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए इशू की हैं, तो आप लोगों को वो तमाम के तमाम भी फॉलो करने हैं इन एडिशन टू दीज रूल्स। मतलब आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ यही रूल्स हैं तो दैट इज ऑल। तो आईकैप के जो रूल्स हैं वो अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं। यहाँ पे इन एग्जाम रूल्स को आपके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि क्या चीज़ें एसेंशियल हैं जो आपको चाहिए होंगी। एक चीज़ तो ये है कि फोटो आईडी चाहिए होगी, स्मार्टफोन चाहिए होगा, एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। इसके अलावा आपको गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तो ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन का लिंक यहीं से मिल जाएगा आपको, इसी वेबसाइट से, और आप उस गूगल क्रोम के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकेंगे। इस बात को याद रखिए कि जब आप इंटरनेट के जरिए इम्तिहान दे रहे हैं तो आपका इंटरनेट उस रिक्वायरमेंट को जरूर मीट कर रहा हो जो आईकैप ने स्पेसिफाई की है। फर्दर ये कि इसके अंदर आपको ये भी गाइड किया जा रहा होगा कि आपके रूम किस तरह का होना चाहिए, वो प्लेस रोशन होनी चाहिए जहां से बैठ के आप इम्तिहान दे रहे हैं, उस प्लेस पे आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। आप कैमरे के सामने किस पोजीशन में बैठे होने चाहिए, क्या चीजें आपके
साथ नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा सिस्टम नहीं लगा होना चाहिए, कोई दूसरा डिवाइस नहीं लगी होनी चाहिए अदर देन योर कंप्यूटर एंड योर मोबाइल फोन। हेडफोन्स आपके पास नहीं होने चाहिए, ईयरफोन नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि आपका प्रॉक्टर आपके कानों को भी इम्तिहान से पहले कैमरे के जरिए चेक करे। आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई सरगोशी नहीं करेंगे और कोई ब्रेक्स अलाउ नहीं होंगी। तो जैसे कि इरफान साहब ने भी पहले कहा था कि इम्तिहान से पहले आप बहुत रिलैक्स रहें ताकि इम्तिहान के दौरान आपको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वंस आप इन रूल्स को गो थ्रू कर लेंगे तो फिर आप अपने सिस्टम चेक्स की तरफ चले जाएं। ईमेल के अंदर वो लिंक मौजूद होगा। इन सिस्टम चेक्स के अंदर बेसिकली ऑटोमेटेड तरीके से आपके कंप्यूटर का माइक्रोफोन, स्पीकर्स, वेबकैम और स्क्रीन शेयर के फीचर को चेक किया जाएगा। बैंडविड्थ ये सिस्टम चेक नहीं कर रहा होगा। बैंडविड्थ के बारे में सिर्फ आपको गाइडेंस देगा कि किस रिक्वायरमेंट की आपको बैंडविड्थ चाहिए इंटरनेट की, जैसे जो कि आईके पहले ही कम्युनिकेट कर चुका है, 4 MB डाउनलोड एंड 1 MB अपलोड एटलीस्ट। इससे जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, बेहतर है। तो जो चीजें आपकी वेरीफाई होती जाएंगी, सिस्टम टेस्ट से पास होती जाएंगी, यहाँ पे चेक मार्क्स आते जाएंगे और ये टेस्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे। जिन स्टूडेंट का ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा उनके पास कम से कम 3 दिन का वक्त होगा कि वो या तो अपने उसी सिस्टम को फिक्स कर ले या फिर वो कोई दूसरा सिस्टम अरेंज करें। और उसके बाद उनको ये टेस्ट जरूर करना होगा, क्योंकि जब तक वो ये टेस्ट को क्लियर नहीं कर लेंगे, सिस्टम चेक को पास नहीं कर लेंगे, उनको वो सेकंड ईमेल रिसीव नहीं होगी जिसमें एग्जामिनेशन का लिंक मौजूद है। तो इट इज समथिंग लाइक, आप समझ लीजिए कि ये आपका एक प्री एडमिट कार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग हो गया। तो वंस आपके ये सारे चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब आपका वहां पे एक सेटिस्फैक्टरी पास लिखा हुआ आ जाता है, ऑल चेक्स पास, तो आपको इमीडिएटली ऑटोमेटेड तरीके से एक दूसरी ईमेल रिसीव हो जाएगी। इसके अंदर कोई टाइम डिले नहीं होगा। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई है तो यू शुड कांटेक्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। जब आप दूसरी ईमेल को चेक करने आएंगे तो अगेन आप पहले अपने इनबॉक्स में चेक करें, इनबॉक्स में नहीं है तो स्पैम या जंक फोल्डर को भी जरूर चेक कर लीजिए बिफोर कांटेक्टिंग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। इस दूसरी ईमेल के अंदर आपका स्टार्ट योर टेस्ट या स्टार्ट योर एग्जाम का लिंक मौजूद होगा। आपके एग्जाम में अगर अभी 2 से 3 दिन भी बाकी हैं और आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये आपको एग्जाम की विंडो तक लेके जाएगा, लेकिन आप एग्जाम पे लॉगिन नहीं कर सकेंगे। एग्जाम पे लॉगिन आपका पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से आधा घंटा पहले। एग्जाम से आधा घंटा पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये सिस्टम चेक वाला प्रोसेस एक दफा दोबारा से रन करेगा, क्योंकि वो तो आपकी एक अश्योरेंस के लिए था कि आपका सिस्टम और आपका रूम आपका कॉन्फिडेंट हो जाए कि सही है। तो आप लोगों को इम्तिहान से आधा घंटा पहले, फॉर एग्जांपल आपका इम्तिहान का शेड्यूल टाइम जो है वो 9 बजे है, 8:30 बजे लॉगिन करना होगा और ये सारे चेक्स दोबारा से रन कर दें, ताकि आप सफिशिएंट टाइम हो आपके पास, आप इन चेक्स को रन कर सकें और वक्त पे अपने एग्जाम को शुरू कर सकें। यहाँ पे अगेन वही सारे चेक, आपका माइक्रोफोन और ये सारी चीजें होंगी। फिर आपका आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, जिसके लिए आईकैप ने एक डिटेल गाइडलाइन ऑलरेडी इशू करी हुई है कि आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या चीजें शामिल होंगी, जिसमें आपका एडमिट कार्ड, आपकी उस वक्त ऑन द स्पॉट फोटो भी होगी। और यहाँ पे जब प्रॉक्टर आपकी इन चीज़ों से मुतमईन हो जाएगा तो उसके बाद आपके रूम स्कैन का प्रोसेस होगा। बिफोर दैट आपको अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट करना होगा सिस्टम के साथ। मोबाइल कनेक्ट करने के लिए जो आपका स्मार्टफोन होगा, आपने सबसे पहले उसको एयरप्लेन मोड पे लेके आना है। एयरप्लेन मोड पे लाने के बाद आपने उसके वाईफाई को ऑन करना है और वाईफाई के जरिए आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। वाईफाई को ऑन करने के बाद आपकी जो स्क्रीन पे मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए एक QR कोड आ रहा होगा, वो आपने अपने स्मार्टफोन के जरिए से स्कैन करना है। जैसे ये कोड स्कैन हो जाएगा तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा विद द प्रॉक्टर सिस्टम। वंस इट इज कनेक्टेड टू द प्रॉक्टर सिस्टम तो आप मोबाइल के जरिए से अपने रूम का स्कैन करवाएंगे। चारों तरफ आपसे इन्विजिलेटर रिक्वेस्ट करेगा मुझे चारों तरफ अपना पूरा रूम दिखा दे 360 डिग्री व्यू, और हो सकता है वो आपसे ये भी कहे कि जिस मेज पे आप बैठे हैं उसके नीचे का व्यू भी दिखा दे। इस स्टेज पे जबकि इम्तिहान शुरू होने वाला होगा तो वो आपके कानों को भी देखने की रिक्वेस्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो, इस चीज को अश्योरेंस लेने के लिए कि कोई ईयरफोन या इस तरह की चीज नहीं लेगी। जब ये सारे टेस्ट पास हो जाएंगे यू विल बी अलाउड टू क्लिक ऑन द एग्जाम लिंक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही होगी कि मैं थोड़ा सा इसको एक सेकंड पीछे करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है वो ये स्क्रीन के ऊपर ये आपके लिखा हुआ आ रहा होगा कि प्रॉक्टर एग्जाम स्क्रीन शेयरिंग इज शेयरिंग योर स्क्रीन विद द proctorexam.com। तो यहाँ से आपकी स्क्रीन शेयरिंग होनी शुरू हो गई है। इस विंडो को आपने बंद
नहीं करना होगा, दूसरे टैब के अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आपने वहाँ पे दूसरे टैब से कर रहे होंगे, लेकिन इस टैब को भी आपने बंद नहीं करना होगा। जब आप अपने एग्जाम में लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास, जैसे आपने देखा है कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसके अंदर आपके क्वेश्चंस खुलने शुरू हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, जब करते करते आप आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तो आखिरी क्वेश्चन के अंदर जब आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे, जो कि टॉप ऑफ दी रिबन आ रहा है, जहाँ पे 42/42 इस वक्त आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने से आप एक मिनट, ये रीस्टार्ट हो गई है, सॉरी फॉर दैट। जब आप 42/42 या जो भी आपके क्वेश्चंस की तादाद है वहां पहुंचेंगे और वहां पे आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे, तो उससे आपको ये लॉग ऑफ पेज के ऊपर सॉफ्टवेयर ले जाएगा। लॉग ऑफ पेज के ऊपर आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आप बैक करके दोबारा सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं या वहां से आप लॉग ऑफ कर लें। इसमें जैसे हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट इसको क्लिक करेगा तो उसके बाद ही आगे चला जाएगा। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आखिरी क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद लॉग ऑफ पेज आ जाएगा। somehow the log off page is not appearing here. Anyway, वो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर मौजूद है कि जब आप लास्ट पेज को क्लिक करेंगे तो द लॉग ऑफ पेज विल अपीयर, और लॉग ऑफ पेज के ऊपर आप प्रैक्टिस टेस्ट में देख सकते हैं कि दो ऑप्शन होंगे, एक बैक का बटन है और एक लॉग ऑफ का बटन है। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट आखिरी सवाल के बाद अनइंटेंशनली नेक्स्ट का बटन प्रेस करे फ्लो के अंदर और वो इस लॉग ऑफ पेज पे आ जाए। तो यहाँ पे जो केयर की जरूरत है वो ये है कि आपने लॉग ऑफ को क्लिक नहीं करना है, बल्कि बैक करके वापस टेस्ट में चले जाए। ऐसा इस तरह भी पॉसिबल है कि अगर कोई स्टूडेंट पहले तमाम सवाल को रिव्यू कर रहा है और रिव्यू करते करते वो एंड पर चला गया है, तो वहां पे वो केयरफुल रहे और लॉग ऑफ को बिल्कुल क्लिक ना करे, बल्कि बैक के जरिए से दोबारा टेस्ट में आ जाए। वंस द लॉग ऑफ इज प्रेस्ड, तो स्टूडेंट टेस्ट से बाहर आ जाएगा। उस वक्त फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि स्टूडेंट दोबारा से लॉग इन करके टेस्ट में जा सके। तो लॉग ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अलबत्ता जैसे कि हमने अपनी दीगर गाइडलाइंस में कहा है कि अगर इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी की वजह से कोई ऐसा इशू हो जाता है, बिजली फेल हो गई, ऑल्दो कि हमने कहा है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रखें, लेकिन उसमें भी कोई इशू हो गया और स्टूडेंट को 1 से 2 मिनट की ताखीर हो गई रिकनेक्ट करने में, तो वहाँ रिकनेक्ट अलाउ है, जो हमारी गाइडलाइन उसके लिए बहुत डिटेल में मौजूद है। लेकिन अगर एक दफा लॉग ऑफ हो गया तो लॉग ऑफ होने के बाद रिकनेक्ट नहीं हो सके। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। अच्छा, अब एक कॉमन क्वेरी जो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा आई है इस तमाम प्रोसेस में, जब से ये एग्जाम फ्रॉम होम अंडर रिमोट प्रॉक्टरिंग अनाउंस हुआ है, वो क्वेरी ये है कि वुड वी बी अलाउड टू यूज पेन एंड पेपर इन द पेपर ऑफ QMT फॉर रफ वर्किंग व्हाइल टेकिंग एग्जाम्स अंडर रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट। इस क्वेरी का सिंपल आंसर तो है नो, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में इरफान साहब ने भी जैसे कि डिस्कस किया था, it is not possible to waive any restrictions published in the general and technical requirements for exams and remote proctoring environment. लेकिन as इरफान साहब said, इस क्वेरी को नो करने से पहले हम एक प्रोसेस जो अपने एंड पे कर चुके हैं, वो अपने क्वेश्चन बैंक पे कर चुके हैं, कि उसका एक थोरो रिव्यू हो चुका है और उसमें ऐसे सवालात जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन करना नागुज़ीर है, उन तमाम सवालात को फॉर एग्जाम्स अंडर रिमोट प्रॉक्टरिंग हमने डेटा बैंक से रिमूव कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि इम्तिहान कोई लेस चैलेंजिंग हो जाएगा और हमने कोई सिलेबस का एरिया ड्रॉप कर दिया है। सिलेबस तमाम का तमाम असेस होगा, इम्तिहान के अंदर चैलेंज भी बरकरार होगा जैसा कि होता है, लेकिन हमने सिर्फ उन सवालात को बैंक से हमने हटाया है जो कैसे जहाँ पे बहुत ही नागुज़ीर था कि जी ग्राफिकल सोल्यूशन ही चाहिए, बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब जो सवालात रह जाते हैं, हो सकता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट को सवाल देख करके मुश्किल लग रहा हो और वो सवाल की कैलकुलेशन इतनी मुश्किल ना हो, तो वहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है कि थोड़ा सा स्टूडेंट को एग्जामिनेशन टेक्निक्स पहले से अपनी प्रिपेयर करके रखनी होगी कि वो QMT के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे। कुछ स्मार्टली सोचना होगा, कुछ क्रिएटिवली सोचना होगा कि वो अगर कोई कॉम्प्लेक्स उसको लग रही है कैलकुलेशन, तो उसको वो कैसे अटेम्प्ट कर सकता है।
अब फॉर एग्जांपल हम एक केस डिस्कस करते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जिस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. Alpha would save rupees 2000 this month. Thereafter, in each month, he would save rupees 100 more than the previous month. In which month would his saving exceed rupees 100,000? 4 choices दी हुई हैं: 50th month, 40th month, 30th month and 20th month. Apparently ये एक सीधा साधा arithmetic progression का सवाल है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म A है, A जो है वो 2000 है, कॉमन डिफरेंस 100 है, और सम जो है वो 100,000 से ज्यादा होना चाहिए. नंबर ऑफ टर्म्स इन 4 चॉइसेस जो कि दी गई हैं उनमें से कोई एक होगा. स्टैंडर्ड मेथड अगर हम इस सवाल को सॉल्व करने का देखें, जो किसी क्लासरूम में यूजुअली इसके बारे में बताया जाता है, वो कुछ इस तरह का है कि आप हर चॉइस को वर्कआउट करके देखें. जिस चॉइस के अंदर आप 100,000 को एक्सीड कर रहे होंगे करीब करीब, तो दैट वुड बी द रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल आप चॉइस ए की वर्किंग करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले को यूज करते हुए चॉइस ए का आंसर निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का और डी का, जस्ट टू इंश्योर के सी और डी दोनों ही तो सही नहीं है, कोई मसला तो नहीं है सवाल में. तो आपको चारों चॉइसेस को वर्कआउट करना पड़ेगा. उस वर्कआउट को करने में ये तमाम प्रोसेस काफी लेंथी नजर आता है. एनीवे, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसके जरिए से सवाल को किया जा सकता है. लेकिन अगर हम इसी सवाल को अब एक डिफरेंट एंगल से देखें, बजाय इसके कि हम इस वर्किंग में जाएं, हमें ये पता है कि इन 4 चॉइसेस में से कोई सी एक चॉइस सही है, तो हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन फॉर चॉइसेस अप्लाई करें. हम इनमें से हर चॉइस के ऊपर वर्किंग करके देखें कि कौन सी चॉइस पॉसिबल हो सकती है और कौन सी नहीं, और जो नहीं है उसको हम एलिमिनेट करते चले जाएं. मिसाल के तौर पे जो पहली चॉइस है 50वां महीना, 50वें महीने को जब वो 2000 रुपए उसके इनिशियल थे और हर महीने वो कम से कम 2000 तो सेव कर ही रहा है, तो अगर हम 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करें, दैट कम्स टू 100,000. ऑब्वियसली जब उसके अंदर 100 रुपीज ऐड करेगा तो ये तो कहाँ का कहाँ टोटल चला जाएगा. तो लिहाजा ये चॉइस तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा. इसी तरीके से जब आप 40th मंथ की बात करते हैं तो उसके अंदर करें 80,000 आ जाता है. ऑफ कोर्स कि जब आप इसके अंदर इंटरेस्ट लगा रहे होंगे, एक ऐड कर रहे होंगे एक इंक्रीमेंटल अमाउंट 100 रुपीज का, तो जो वेरी नेक्स्ट मंथ है वहां से आपका ये अमाउंट 40,000 100 एंड देन इस तरीके 2,100 यानी 2100 2200 इस तरह बढ़ता चला जाएगा. असेसिंग के 50 महीने तक की कार्रवाई होनी है, तो अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले को देखें तो इट कुड बी के सम ऑफ द जो आपकी टोटल से आप मल्टीप्लाई करें n/2, यानी जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको 2a को आप अगर n/2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो डिफरेंस वाली टर्म है उसको आप n/2 से मल्टीप्लाई करें, तो इट वुड बी अगेन कि ये हाई है और इसको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. जो चॉइस सी है वो कुछ आपको करीब करीब नजर आएगी क्योंकि उसके अंदर 60,000 का अमाउंट आ रहा है एंड इट इज पॉसिबल कि ये हो सकता है कि जवाब हो. चॉइस डी को अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, यानी वो 50% से भी कम होगी, तो उसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. चॉइस सी के ऊपर आप एक एडिशनल स्टेप करके देख सकते हैं टू इंश्योर कि यही जवाब है. कि इसके अंदर अगर हम पिछली स्लाइड में आए, ये जो फॉर्मूला है इसको आप गौर से देखें. ये वर्कआउट अगर आपने पहले से जहन में करके रखा हो कि जो भी आपका रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट n/2 मल्टीप्लाइड 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई द डिफरेंस उससे बन रहा होता है. तो ये दो चीजों को सिर्फ आप इसमें चेक कर लें. n/2 यानी कि जब 30 महीने थे 15 हो गया, 2a यानी कि 4000 हो गया, प्लस n/2 यानी कि 15 मल्टीप्लाई जो वो डिफरेंस था n-1 इंटू d, उससे आप मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स यू द आंसर. लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी हो, उसको आइडिया हो कि इस सवाल को मैं स्मार्टली कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसकी वर्किंग शो नहीं करनी है. याद रखिए कि ICAP जो है किसी भी वर्किंग जो रफ वर्किंग जो सेटअप इस एग्जाम में भी होती है उसके ऊपर कोई मार्क्स एलोकेट नहीं कर रहा होता. तो आपने वर्किंग किस तरह भी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मैं सही आंसर पे अराइव एट होऊंगा. कोई फ्लिक के अंदर या फ्लूक के अंदर आप नहीं चले जाएंगे. तो आपको वर्किंग का आइडिया होना चाहिए कि हाउ स्मार्टली यू कैन वर्क, और ये उसी वक्त पॉसिबल है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. इसी सवाल को आप एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपको कोई भी तरह की वर्किंग ना करना पड़े, बस आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छे से जानते हो और आपको उसके अंदर आप ऐड ऑन करते चले जाएं कि आपने पहली टर्म लिखी 2000, दूसरी टर्म उसके अंदर 100 बढ़ा के लिख दी, फिर तीसरी टर्म 100 बढ़ा के लिख दी, अनलेस एंड अंटिल यू रीच द डिजायर्ड आंसर. जहां आप पहुंच गए तो यू शुड हैव द काउंट कि मैंने इतनी टर्म्स की बात किया था एंड दैट इज माय आंसर. तो ये एक सवाल जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो 3 तरह से हो सकता है
एक क्लासरूम के अंदर जो एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक वो जिसके अंदर आपने थोड़ा स्मार्टली सोच के उसको कर लिया, और तीसरा वो कि आपने कोई भी वर्किंग ना करी, आपने महज कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जो एक सिंपल कैलकुलेटर था और उससे आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के सवाल भी किए जा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी किए जा सकते हैं और मुख्तलिफ सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो एक हमारे कैलकुलेशन वाले सवाल हो गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने जो हमें स्पेसिफिकली क्वेरीज की, उन्होंने कहा जी इसके अंदर तो डेरिवेटिव में हमें बहुत मसाइल होते हैं, उसके सिंबल्स हमें लिखने पड़ेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह के सिंबल होते हैं जो कैसे हम नोटपैड में जाएंगे तो वो तो बना ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उस तरह के सवालात में क्या होगा। तो वहां पे ये है कि देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि रफ वर्किंग के ऊपर कोई भी मार्क्स एलोकेट नहीं है। रफ वर्किंग आपके लिए है कि आप उससे एश्योरेंस लेते हैं कि मेरा जवाब सही आ रहा है, तो आप अपने कोई भी सिंबल वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो मीन के लिए म्यू होता है, आप उसको एम से लिख दीजिए, MEU लिख दीजिए। इट्स अप टू यू कि आप जो भी यूज करें वो आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि आप थ्रू आउट द एग्जाम वही सिंबल यूज कर रहे होंगे और कोई दो चीजों के लिए आप एक सिंबल यूज ना करें, ताकि आप उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से समेशन के लिए आप जाहिर सी बात है समेशन का निशान वहां नहीं बन सकेगा, आप SU लिख दें, सम लिख दें, व्हाटएवर यू लाइक, बट रिमेंबर कि एक जो आप सिंबल के लिए कोई एब्रिविएशन रख लें, वो एब्रिविएशन किसी दूसरे के लिए ना रखें, ताकि आप आगे किसी स्टेज पे कंफ्यूज ना हो जाए। ये आप बस एक प्रिंसिपल अपने जहन में रखें। स्टैंडर्ड डेविएशन है, आप SG लिख दीजिए या व्हाटएवर यू लाइक। अब किसी फॉर्मूले को अगर आपने वहां पे लिखना पड़ रहा है फॉर द सेक कि आप उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि मुझे स्टेप समझ में आ जाए, मैं उसको लिखे बगैर अगर डायरेक्ट सिर्फ कैलकुलेशन के स्टेप लिखूंगा तो समझ में ना आए, तो उसमें अगर कहीं पावर इन्वॉल्व हो रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो सिंपल टेक्स्ट के अंदर आप डिनोमिनेटर को स्लैश के जरिए लिख सकते हैं। आप पावर के लिए जो एक कैप का सिंबल होता है वो यूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। तो अगेन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके अंदर जो आपको आसान लगे वो आप तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। जनरली इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे मैं फिर उस चीज पे एम्फेसाइज करूंगा कि जो भी चीज जिस चीज के लिए आप यूज करें, जिस सिंबल के लिए जो एब्रिविएशन यूज करें या जिस एब्रिविएशन के लिए जो सिंबल यूज करें, थ्रू आउट योर प्रैक्टिस आप उसी को यूज करते रहें, कोई एक चीज दो चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें। एक हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात होते हैं, जेड स्टैटिस्टिक्स के सवाल होते हैं जिसके अंदर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये चीजें आ रही होती हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, और उसके आगे तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सारा काम आपने कैलकुलेटर पे करना है। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए बताया जा रहा है, इट इज रियली नॉट नेसेसरी कि आप ये लिखें ही। हो सकता है आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एक स्टेप का सवाल है, आपने उसमें वैल्यूज डाली और कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप f, x लिख सकते हैं, f डबल, x लिख सकते हैं, f इन्वर्टेड, x लिख सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरह लिखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह भी लिखें, थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, थ्रू आउट योर एग्जाम एक ही टर्मिनोलॉजी आप यूज करते चले जाए। तो ये इस तरह की कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स हो गई। आपने इसी तरह से अपनी बाकी चीजों के लिए भी एग्जाम्पल के तौर पे अपने स्टैंडर्ड बना लेने और उनको फॉलो करना है। तो आप वो वर्किंग जो पेपर पे करते थे, वहां पे आप d/dx के लिए d/dx ही लिखते थे, यहाँ पे आप सिर्फ उसका f' करके लिख दीजिए, या d/dx से आपको लिखने में आसानी है वैसे लिख दीजिए। जिस तरह आपको सहूलत हो आप उसको करके आगे बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ एक दो सवाल जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में डले हुए हैं उनकी वर्किंग नोटपैड पे शो करी है कि ये एक गालिबन मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है, जिसके अंदर अगर आप वैसे तो देखना चाहें तो शायद बाज़ स्टूडेंट तो स्मार्ट इतने हो कि उसको वर्बली ही कर ले, लेकिन अगर कोई वर्बली नहीं कर सकता तो वो अभी इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस की है, तो इसके लिए वो दो स्टेप कर ले, एक पहला डेरिवेटिव निकाले और एक दूसरा डेरिवेटिव निकाले। सो सिंपल। और जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो f' ही लिखे, जैसे मैंने पहले कहा वो 1df और 2df भी लिख सकता है, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर कोई फैक्टराइजेशन का सवाल है, अब ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है जिसके अंदर a³ + b³ का फॉर्मूला है। जिन बच्चों की फॉर्मूले पे कमांड अच्छी है वो शायद इसको देख के वैसे ही बता दें, जिनकी कमांड अच्छी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे इस फॉर्मूले को याद करे, बिल्कुल भी कभी भी कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, आप उसको वर्कआउट करना चाहते हैं, वर्कआउट करके देख लीजिए। वर्कआउट करने के लिए अगेन यहाँ पे जो आप सिंबल्स यूज करना चाहें, जिस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर को उसके ऊपर ही करके लिखें तो वो नजर आए तो आप समझें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आप नोटपैड को यूज कर रहे होंगे और आप इन कंडीशंस में इम्तिहान दे रहे हैं। यहाँ तक करके फिर हम इसको अपनी प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करते हैं और अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। इनायत साहब, ओवर टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू काशिफ साहब, वेरी गुड प्रेजेंटेशन आई मस्ट से।
अच्छा काशिफ साहब, स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करेंगे तो पॉसिबल है आपके लिए? जी, मेरे पास इस वक्त 6 क्वेश्चन मौजूद है और पहला क्वेश्चन था अबाउट अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका जवाब ये है जो जी मैं म्यूट हूँ इस वक्त, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी काशिफ साहब कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? मेरा माइक जो है यहाँ से तो म्यूट नहीं है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मेरा जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है वो है कि जो अंडरटेकिंग है इस एग्जाम को देने के लिए, ये अंडरटेक कहाँ अवेलेबल है? तो इसका जवाब इरफान साहब देंगे। हाँ, स्टूडेंट सिक्योर एरिया में जाकर हर स्टूडेंट के अब अवेलेबल है, वहाँ जैसे ही दाखिल होंगे वहाँ अंडरटेकिंग मौजूद है फ्रंट पे और वो जमा करवा सकते हैं। उसको सिर्फ क्लिक करना है? जी, क्लिक करना है एंड सबमिट करना है इनको। सबमिट करना, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन अभी हमने डिस्कशन की है ये स्टूडेंट से शेयर होगी, तो इसका जवाब ये है कि ये इस वक्त भी लाइव फेसबुक पे जा रहा है और फेसबुक के ऊपर ये रहेगा, तो स्टूडेंट इसको व्यू कर सकते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं और उनको अगर हमारी वीडियो चाहिए तो वीडियो भी हम उनके सिक्योर एरिया में डाल देंगे, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया कि जो गाइडेंस हमारे एग्जाम की लिए अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, उसको जरूर साथ रखना है। ये जो गाइडेंस एग्जाम की हमें विधि है, इसको और उसको दोनों को शामिल रख के फिर मुकम्मल गाइडेंस बच्चों को मिलेगी, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जो अभी आपने कहा कि क्यूआर स्कैन होगा कमरे का, क्यूआर स्कैन पहले करेंगे फिर उसके बाद हम करेंगे स्कैनिंग कमरे की, तो जो पहला क्यूआर स्कैन है उसे करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? क्या कैमरा ऑन करेंगे या कैसे करेंगे? काशिफ साहब अगर आप इसका जवाब दे दें। जी नाय सर। अच्छा, इसमें सिलसिला ये होगा कि जो फर्स्ट ईमेल आएगी, जी जी, तो फर्स्ट ईमेल के अंदर जहां सिस्टम चेक हो रहे हैं, जी जी, वहां पे सिस्टम चेक के दौरान स्टूडेंट को क्यूआर कोड उधर भी मिलेगा और वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल की कनेक्टिविटी चेक करेगा। वहां पे उस वक्त कोई इन्विजिलेटर उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो एक ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा है, लेकिन वो एक रिहर्सल हो जाएगी कि हाउ टू कनेक्ट द स्मार्टफोन विद द सिस्टम। तो जैसे ही उसका वो माइक्रोफोन और वो कैमरा और स्क्रीन शेयर चेक होगा, तो उसके बाद अगली चीज उसकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें साथ में ये बताता चलूं जो इस वक्त प्रेजेंटेशन में मिस हो गई है, कि जहां गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जहां से इंस्टॉल होना है, तो वहीं पे एक लिंक होगा प्रॉक्टर एग्जाम की ऐप का फॉर स्मार्टफोन। द ऐप इज अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर एंड जो एप्पल का स्टोर है, दोनों जगह मौजूद। तो वहां पे जाके, और अगर वहां से नहीं भी जाते हैं तो अगर प्ले स्टोर पे जाके प्रॉक्टर एग्जाम लिखें और सर्च करें तो वो आ जाएगा, और इसी तरीके से एप्पल स्टोर पे भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब फर्स्ट ईमेल के बाद इन चीजों को इंस्टॉल कर सकता है ताकि देयर विल बी नो सरप्राइजेस और नो डिले ऑन द एग्जामिनेशन डे। तो जब फर्स्ट ईमेल में वो सारी चीजें चेक कर रहा होगा तो उसकी मोबाइल की कनेक्टिविटी भी चेक हो जाएगी और वहां पे उसका वो फेज हो चुका होगा अनमॉनिटर्ड। एग्जाम वाले दिन जब वो करेगा तो ये चीज मॉनिटर होगी। वहां पे जब वो इस रूम स्कैन करेगा तो इन्विजिलेटर फिर उससे कोई चीजें पूछ सकता है। यहाँ पे इन्विजिलेटर उसको गाइड भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर गलती से उसकी मेज पे कोई किताब रखी रह गई है तो इन्विजिलेटर उससे कहेगा कि आप इस किताब को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट की कोई छोटी सी गलती की बेसिस के ऊपर इन्विजिलेटर उसको रोक दे। और अगर स्टूडेंट को वहां पे किसी स्टेज पे कोई दुश्वारी आ रही है तो एक चैट बॉक्स अवेलेबल होगा स्टूडेंट के पास। राइट हैंड साइड पे एक चैट पैनल खुल जाएगा प्रॉक्टर के लिए। वहां पे स्टूडेंट अपना सवाल लिख सकता है और वहीं से उसको प्रॉक्टर उसको रिस्पॉन्स करेगा, सपोर्ट करेगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि व्हेन ICAP is sharing list of topics and questions that should be considered omitted for exams, तो इसका जवाब
इरफान साहब दे दें। सर आपका माइक म्यूट है। जैसे काशिफ ने कहा कि हमने वो क्वेश्चन रिमूव किए हैं जिनमें स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो सकती है लिखने करने में और उसके बगैर सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन हमने कोई टॉपिक, हमने कोई सिलेबस का कोई एरिया रिमूवमेंट नहीं किया, पूरा सिलेबस एग्जामिन होगा वैसे ही होगा, लेकिन उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे थे जिनको करना एक डिफिकल्ट था, वो हमने हटा दिए हैं, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से टेस्ट किया जाएगा, एरिया कोई ओमिट नहीं हुआ। ये बात अंडरस्टैंड कर लें, काशिफ ने तो बात क्लियरली कहा था कि हमने कोई एरिया ओमिट नहीं किया, बल्कि हमने वो क्वेश्चन रिमूव करके डिफरेंट क्वेश्चन डाल दिए ताकि स्टूडेंट को लिखने करने में डिफिकल्टी ना हो, ग्राफिकल इश्यूज ना हो, इस तरह के मसाइल ना हो। जी सर, ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ अ स्टूडेंट प्रॉब्लम कुड नॉट बी रिजॉल्व विद इन 15 मिनट्स एंड स्टूडेंट्स अलाउड टू रीअपियर विद इन नेक्स्ट 3 days, please clear if a student already has paper on 3rd day, whether he will have to appear in 2 papers on the same day. मैं रिपीट कर दूं? जी नहीं, मैं समझ चुका हूँ अपना इनायत। हम किसी को भी सेम डे 2 पेपर नहीं करेंगे, कि इस तरह का इशू आए तो उसको मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। सर 360 डिग्री को कैसे अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स को, क्या प्रोसीजर होगा? ये क्वेश्चन है। 360 हो सकता है 360 को एक जार्गन के तौर पे नजर आ रहा हो, तो हम उस जार्गन को रिमूव कर देते हैं। फॉरगेट अबाउट 360, करना सिर्फ इतना है कि मोबाइल का कैमरा लेना है और उसको आपने कमरे के अंदर इस तरीके से करके घुमा देना है। यानी मोबाइल आपके हाथ में है, कैमरा आपने यूं करके दिखाया, आपको ये साइड नजर आ गई, यूं करके दिखाई, ये साइड नजर आ गई, पीछे का रो दिखे रहे, ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉक्टर ने आपका मेज के नीचे दिखाया, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके सर। अब हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, उनकी तरफ आ रहा हूँ। सॉरी, मैंने ऑन किया। जी जी इन्हें दोबारा कहिएगा। जी, अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। तो जो मुझे पहला हैंड रेज नजर आया वो है टिप्स कॉलेज से। टिप्स कॉलेज से जो है वो अगर चाहें उनको हम अगर अनम्यूट कर सके, टिप्स कॉलेज से। जी, टिप्स कॉलेज से अपना सवाल कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। एक मिनट दीजिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन फेसबुक से हैं, उतनी देर में फेसबुक को क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, पहला क्वेश्चन मेरे पास आए हुए, डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर दूं? मेरे पास आए हुए राइटिंग में आ चुके हैं। जी 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 जी, आप कर लें पहले। कुछ मेरे पास सर मेरा माइक ऑन है टिप्स कॉलेज से। जी जी, अगर आपका माइक ऑन है आप बात कर लें। सर टिप्स कॉलेज से जी सर, मैं मोहम्मद आरिफ टिप्स कॉलेज से बोल रहा हूं और मैं यहाँ पर QM का कोर्स कर रहा हूं लास्ट 10 or 12 ईयर से, और वैसे भी मैं एक यूनिवर्सिटी में टीच करता हूं और मुझे 28 साल तकरीबन वहां पर हो चुके हैं। सर मेरा एक सिंगल क्वेश्चन ये है कि आई कैप अगर पेपर और पेन की ऑप्शन नहीं बच्चों को दे रहा, तो वो क्या सिंगल ऐसा बेनिफिट समझता है कि ये बच्चे इसको फेवर ले जाएंगे, दैट्स वाई हम पेन पेपर अलाउ नहीं कर रहे? वो क्या ऐसी एक सिंगल प्रॉब्लम है आई कैप के साइड पे कि जी पेन अगर पेपर बच्चों को पकड़ा दिया तो बच्चे ये बेनिफिट हमसे लेंगे? देखिए सर, जब आपका जी आपका क्वेश्चन आ गया, नहीं आपका सर, क्वेश्चन आ गया। एक थोड़ी सी बात, जब आपने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया, जाहिर है कि आपके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बैठे होंगे और जिन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि देयर इज अ नीड फॉर अ पेन एंड अ पेपर। अब कोर्स वही है, अब क्या वो ऐसी चीज हो गई है कि अब आप कहेंगे पेन पेपर यूज नहीं कर सकते? तो मेरा सिर्फ बॉटम लाइन क्वेश्चन ये है कि वो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि बच्चा पेन और पेपर यूज कर लेगा तो उसने ये एक अनफेयर ले लेना है? देखें सर, कानून और ताले जो होते हैं वो सिर्फ शरीफ आदमी के लिए होते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया जी। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे मैं बात कर रहा था कि इस तरह के एग्जामिनेशन है ना, पूरी दुनिया को रिसर्च कर लें, इसमें थोड़ी सी लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको जब पता है, जब हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में एग्जाम करवाते थे, हम भी पेन पेपर अलाउ करते थे,
लेकिन आपको पता है कि पेन पेपर में एग्जाम जो वो कर लेता था, तो वो रफ वर्किंग भी हम ले लेते थे, अपने पास रखते थे, अपने पास, उनको स्टूडेंट को नहीं देते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमारी चली आ रही थी और स्टूडेंट था। लेकिन इस एनवायरनमेंट में चूंकि हम फिजिकली कोई चीज नहीं ले सकते, अगर स्टूडेंट पेन पेपर भी लिया तो वो नहीं कर सकते। कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसको पेन पेपर अलाउ नहीं कर सकते। हमने जब एग्जाम दिए करवा रहे थे उस वक्त हमने पहले ही कह दिया था कि ये कुछ चीजें हैं जो बेयर करनी होंगी, ये नहीं हो सकती। तो इनमें से एक ये चीज भी है कि वो पेपर्स जब स्टूडेंट के पास रह जाएंगे तो हम उसको वापस नहीं ले सकते, जब वापस नहीं ले सकते तो इसलिए हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस महक अली जी। आप मिस महक अली आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि अगर किसी स्टूडेंट का ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, लाइक आपने रूम स्कैन का बताया है और ये सारा प्रोसीजर अगर उसका मीट नहीं हो रहा और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं पेपर भी नहीं दे पाया, तो उसकी अटेम्प्ट का क्या स्टेटस होगा, लाइक सिर्फ इस सिनेरियो की वजह से? नहीं, महक साहब जैसे काशिफ मलिक ने कहा कि आपको 3 दिन पहले स्टूडेंट को ईमेल आ जाएगी, वो 3 दिन पहले अपना सिस्टम चेक कर लेगा और तमाम चीज अवेलेबल हो जाएगी। जब वो ओके हो जाए कि नहीं है तो 3 दिन उसके बाद सफिशिएंट टाइम है जिसमें वो अरेंजमेंट कर सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं 3 दिन में भी अरेंज कर सकता तो फिर वो एग्जाम नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये तो हमने पहले ही कंडीशन का कोई सिनेरियो हो जाता है कि लाइक इंटरनेट का कोई कनेक्शन है जो उस डे पे हो रहा है, लाइक 3 डेज पहले उसका सब कुछ ओके था और अब उसका जो है सिस्टम में कोई इशू आ गया या कुछ इस तरह का, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? नहीं, उसके लिए वो खुद ही अरेंजमेंट करना होगा। देखिए ये इस सिलसिले में हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब जो गाइडेंस इशू की थी उस फर्स्ट डे हमने ये कहा था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर करना स्टूडेंट का काम है। हमने उसके तमाम गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, 3 दिन पहले हम ईमेल करके ताकि वो चेक कर ले, ये तमाम इसको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई। अब डे ऑफ एग्जामिनेशन ये तमाम बैकअप अरेंजमेंट वगैरह वो उसने देखने कि वो उसके बाद तमाम चीज अवेलेबल हो। और सर ये जो अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग अभी आप बताए थे कि कुछ स्टूडेंट्स ने, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा दिया, अगर किसी की अंडरटेकिंग रह गई, उसने नहीं सबमिट करवाई, अंडरटेकिंग तो हम स्टूडेंट को कंटिन्यूस फॉलो अप कर रहे हैं और हमारे पास तकरीबन मोर देन 80%, अब बल्कि अभी मेरे पास न्यूज़ है हो चुकी है। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग तो जमा करनी होगी और जो नहीं है हम सब कांटेक्ट करके उनको करवा देंगे। अब बाकी आप लोग इंटीमेट कर दें, हमने फेसबुक के थ्रू भी इनको इंटीमेट कर दिया अभी कि सबके सबको अंडरटेकिंग तो जमा करवानी होगी, विदाउट अंडरटेकिंग वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है, थैंक यू सर। जी ये नेक्स्ट हैंड रेज किया हुआ है मिस्टर मुशब्बर अब्बास, अगर ये स्पेलिंग सही है तो मुशब्बर अब्बास जी आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक तो कि आप लोगों ने कहा है कि हॉटस्पॉट के थ्रू जो है आप नेट वो पेपर नहीं दे सकते, तो अगर हमारे पास सिर्फ डाटा सिम हो जिसके ऊपर कॉल ना आती हो हॉटस्पॉट के लिए अगर वो रख लें, एक तो ये। दूसरे नंबर पे कि हमारे पास अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कितना टाइम होगा कि हम जो है दोबारा ज्वाइन कर लें पेपर को? देखिए डिस्कनेक्शन होने के बाद आपको 5 मिनट के अंदर कनेक्ट होना होगा। अगर 5 मिनट ज्यादा टाइम लेंगे तो प्रॉक्टर आपको सपोर्ट के लिए आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। और प्रॉक्टर इस तरह की आपको 2 दफा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मतलब ये है कि इसके बाद आप तो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अगर आप कनेक्ट नहीं हुए तो आपका प्रॉक्टर सपोर्ट करेगा और फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं हो, वो कहते हैं डिस्कनेक्शन होता है तो आपने खुद कनेक्ट करना है। अप टू 5 मिनट्स जो है ना आपको प्रॉक्टर की तरफ से कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन 5 मिनट बाद प्रॉक्टर आपको कांटेक्ट कर देगा। और एक कर्टन्स, अगर रूम में कर्टन्स हो तो फिर तो कर्टन से इसमें मतलब इशू क्या है इसमें? कर्टन्स वाला रूम यानी अलाउ है? जी जी बिल्कुल अलाउ है, कोई इशू नहीं। थैंक यू। और डाटा सिम का आपसे मैंने कहा था वो कर्टन्स के ऊपर वो एग्जामिनेशन फॉर्मूला ना लिखे हो, बस बाकी खैर है। वो डाटा मैंने कहा था हॉटस्पॉट, उसका काइंडली बता दें। नहीं हॉटस्पॉट अलाउ नहीं है, क्योंकि हॉटस्पॉट में डिस्कनेक्शन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉटस्पॉट में होता ये है कि जब आपको कॉल आएगी, अगर उससे मोबाइल में कॉल आ गई तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और वो फिर बार बार कनेक्शन का इशू होता है, इसलिए हॉटस्पॉट जो है ना रिकमेंड नहीं किया जाता। सर ये डाटा सिम जिसके ऊपर कॉल आती ही नहीं, सिर्फ वो नेट के लिए यूज होता है? डाटा सिम है, अगर वो उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है तो वो यूज कर सकते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टूडेंट की होगी कि अगर उसमें डिस्कनेक्शन के कोई इशू होते हैं वो करेंगे, हमारी तरफ से कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट उस्मान जुल्फकार जो है ये अपना क्वेश्चन कर ले। उस्मान जुल्फकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस है। एक, आपने जैसे फरमाया कि जी आपने क्वेश्चन बैंक को रिव्यू किया QTM के, और उसमें जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको लगता था मुश्किल है सॉल्व होना, तो हम उनको पेपर में शायद डिफरेंटली टेस्ट करेंगे। तो मेरा था कि अगर हम उन क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट कर देते बच्चों के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता। सेकेंडली सर, मैं एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि जी पेन पेपर अलाउड है, को ICAP का पॉलिसी मैटर है, लेकिन दूसरी बॉडीज ने प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन में पेन पेपर अलाउ किया था। वो खाली करते थे कि एग्जाम से पहले आप जब अपना पूरा रूम उन्हें व्यू कराते थे, वो पेपर और पेन भी दिखा देते थे। लास्ट क्वेश्चन इस सर के बच्चे को कहीं पे भी अलाउ पेपर दे सकता है, लाइक वो अपने घर में दे, फैसिलिटी नहीं है तो नेबर्स के घर में दे दे, कहीं पे दे सकता है, अपने वालिद के ऑफिस में भी दे सकता है, लेकिन गाइडलाइंस ने स्पेसिफिकली RETs को मना किया कि जी आपने नहीं कराना। सो मेरा था कि सर अगर कोई ऐसी RET है जो कि एक रूम में एक बच्चे को एकोमोडेट कर सकती है, जो कि डिजर्विंग बच्चा है और उसके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, और RET खुद इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दे, उससे बेहतर एग्जाम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे, तो शायद हमें इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, क्योंकि जैसे वो प्रैक्टिकली बैठा जहाँ होगा हमें नहीं पता होगा, आप गेस भी नहीं कर पाएंगे वो कहाँ पे है, वो अपने वालिद के ऑफिस में बैठा है, पड़ोसी के घर में, या किसी कॉलेज में बैठा है। लेकिन सिर्फ RET को मना करना, शायद मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रिलाई कर रहे होंगे, जी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है तो RET मुझे प्रोवाइड कर देगा, तो शायद इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए सर। बस ये मेरा। अच्छा, मुझे आपके 2 सवाल तो याद हैं, तो मैं इस पर जवाब दे देता हूँ। तीसरा आप मुझे रिमाइंड करवा दिए कौन सा मिस हो गया। जहां तक बात रही RET वाली है, उसमें हमने आपको कमेंट ये किया है, देखें हम ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 15 सितंबर सब बंद है। जब बंद है तो RET भी नहीं खोल सकते, तो उनको हम ये कहें कि आप वहां जाके एग्जाम दे दें, तो ये हम गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के अगेंस्ट जा रहे होंगे। ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कोई इस तरह का कोई बात इशू करें। जहां तक रही एग्जाम देने की, डेफिनेटली हमें पता नहीं चलेगा, हम तो रूम को स्कैन करेंगे, रूम हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, अगर वो सही है तो वहीं पर दे सकते हैं। तो बेसिकली ये है। तो हमने हमारा अगर जवाब देखें तो हमारा जवाब इस तरह दिया हुआ है, हमने कहा है कि जो बच्चे, क्योंकि RET को परमिशन नहीं है और इस तरह की परमिशन देना गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के अगेंस्ट है, ये चीज हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने मना किया था। पहली बात। अच्छा, दूसरा मैं अगर पेन पेपर जो आप अलग कह रहे हैं, कुछ अदर बॉडीज अलाउ कर रही है, मैं आपको दर्जनों बॉडीज का नाम बता सकता हूँ जो अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि हमने भी एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी की है, वो लोग भी अपने किसी एग्जाम से अलाउ नहीं करते, तो हैं उसे कुछ इश्यूज हैं, और जिन्होंने अलाउ भी किया होगा तो उनके अपने एग्जाम्स के मुताबिक कोई इश्यूज होंगे जिसने अलाउ किया होगा। हो सकता है कि जब हम अगले एग्जाम्स करवा रहे हो तो हम उसमें अलाउ कर रहे हो। जी, जैसे कुछ जो पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें वो कर सकते हैं, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन हो सकता है हम भी अलाउ कर रहे हो। तो ये मतलब सिनेरियो डिफरेंट है, हो सकता है, मतलब ये नहीं कह सकते हर सिनेरियो पे एक चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। सॉरी, मैं आपका तीसरा सवाल मुझे याद नहीं रहा, अगर आप प्लीज रिपीट करें। मेरा ये था कि क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि ICAP ने रिव्यू कर लिया और उसमें कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट कर लिए हमने कि जो क्योंकि मुश्किल होंगे, डिफिकल्ट होंगे उस सिचुएशन में सॉल्व कर पाना, तो हम वो डिफरेंटली टेस्ट करेंगे। अगर हम एक डॉक्यूमेंट बच्चों के साथ शेयर कर सके कि क्वेश्चन बैंक के फलां क्वेश्चंस हैं कि ये डिफरेंटली टेस्ट किए जाएंगे और ये पेपर के बगैर क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते, तो उनको भी क्लियरिटी आ जाए, प्रिसाइज हो जाए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक तो वैसे भी डिस्क्लोज नहीं है, वो तो स्टूडेंट को पता ही नहीं है कौन सा है, तो वो उसके साथ हम कैसे शेयर कर सकते हैं? सर मैं ICAP का क्वेश्चन बैंक जो बच्चों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है उसकी बात कर रहा था। हाँ, उसमें या भी ये इसको इस तरह ध्यान में रखें कि हमने जो किया है ना, उसमें हो सकता है कि स्टूडेंट समझ रहा हो कि इस तरह हो जाए, इसको सपोर्ट हो जाए, लेकिन ऑल्टरनेटिव तरीकेकार ऐसे होंगे जिसकी बेसिस पे वो सॉल्व हो सकता है। तो वो इसलिए हमने वो ये इसको करेंगे तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि हर कोई आएगा, नहीं मुझे ये वाला सवाल है, हम हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने में मजबूर हो जाएंगे। तो ये हम पर अब छोड़ दें कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है और ईमानदाराना कोशिश की है कि वो जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट के लिए हमारा अपना ख्याल है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और उनको कहते हैं करना पड़ेगा, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जब मंसूर सैयद जो है उनका हैंड रेज है, तो मंसूर सैयद आप बोल सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक इसमें एक तो वही जो पेपर पेन के हवाले से बात चल रही थी, उसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मतलब अगर जैसे डॉक्टर है, उसने सारा कुछ चेक करना है,
इवैल्यूएट करना है सारा कुछ, और उसमें वो देखना है सारा, तो वो ये भी तो हो सकता है जो पेपर शीट है वो पेपर शीट और पेन भी उसको दिखा दे स्टार्ट में भी और क्लोजिंग ऑफ, जो अब जो कह रहे थे कि हम पेपर्स वापस ले लेते, तो वो वापस लेने की बजाय वो अपनी वर्किंग्स दिखा सकते हैं कि मंसूर ये बात हो चुकी हुई है, इस पे जवाब भी दे दिया है इरफान साहब ने, कोई इसके अलावा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये भी था कि कहीं वर्किंग में आपको ग्राफिक स्टूडेंट यूज कर रहा होता है, वो तो उन्होंने बताया है सारा कि किस तरह वो उसको कर सकता है, और अगर कहीं उसको अगर ग्राफिक अपने लिए वर्किंग की जरूरत पड़ती हो तो वो फिर शायद नहीं होगा। मतलब देखिए ग्राफिक वाले जो क्वेश्चंस है ना उसमें ये हो सकता है कि ग्राफ्स अवेलेबल हो, उसको इंटरप्रेट करना हो, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, और ग्राफ बनाने का सवाल तो वैसे भी नहीं आता हमारे एमसीक्यू में, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह की कोई जो ग्राफ की जो रिक्वायरमेंट जहाँ कहीं कहीं आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर स्टूडेंट को बहुत से लोग स्टूडेंट जो है ना वो इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं साइमल्टेनियस के वो पॉइंट निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट के जरिए कर रहे होते हैं, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको हमने कंसीडर किया है और उसको डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ग्राफ हमने क्वेश्चन में दे दिया है और उसको इंटरप्रेट करना है तो वो तो कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये है कि सिचुएशन जो मतलब ना जो क्वेश्चंस है ना ग्राफ बनाने कहीं भी नहीं है उसको। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जो उसमें मैं देख रहा था कि जो टेबल्स है मैथमेटिकल टेबल्स, उसमें जो कहा कि वो हर किसी टाइम भी एक्सेस कर सकता है, वो दूसरे तीसरे पेज के ऊपर है जो सॉफ्टवेयर है, तो क्या ये डाउनलोड नहीं कर सकता स्टूडेंट? जी डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करके वो उसमें सर्च भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। सही, ठीक है, थैंक यू मंसूर, थैंक यू जी। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डेट शीट कब तक आ जाएगी अकाउंट्स के अंदर? सॉरी दोबारा कहेंगे अपने सर डेट शीट कब तक आ जाएगी, एडमिट कार्ड के बारे में पूछ। 16 अगस्त तक आ जाएगी, 16 अगस्त तक आ जाएगी, 15 अगस्त, ठीक है 16 अगस्त, 16 ओके 16 अगस्त, ठीक है, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या टच स्क्रीन लैपटॉप भी अलाउड है? नो, ठीक है सर। नेक्स्ट टच स्क्रीन लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो टच स्क्रीन के जरिए वो कहें कि मैं वहां नोटपैड पे लिख लूंगा कर लूंगा, तो वो नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करेगा उसको, सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। टच स्क्रीन लैपटॉप अलाउड है, लेकिन उसकी जो टच पेन है वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो लिख नहीं पाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है सर। एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट हैंड रेज किया हुआ है स्कैन्स RAR से, तो स्कैन्स RAR से जो है वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, स्कैन्स RAR से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है कि अगर सपोज कोई स्टूडेंट है वो अगस्त अटेम्प्ट के अंदर ये रिमोट एग्जाम्स में पेपर में अपीयर नहीं हो सकता, तो उसकी अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी अक्टूबर में, या उसका क्या प्रोसेस है? जिन लोगों ने अपने अगस्त के लिए अपने आप को हमने उनको एडमिट कार्ड इशू हुए हैं, उनको बताया हुआ है, हमने अंडरटेकिंग के लिए भी कहा हुआ है, अगर वो एग्जाम में नहीं बैठते तो वो एब्सेंट काउंट होंगे और उनके अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा अनलेस उन्होंने सबमिट जब करवा दिया। अगर वो उन्होंने अगर रिक्वेस्ट कर दी है कि हम अंडरटेकिंग नहीं कर सकते और रिक्वेस्ट की है कि हमें मूव कर दें टूवर्ड्स अक्टूबर में, तो वो उनकी हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और सर व्हाट अबाउट कि अगर कोई स्टूडेंट AFC की इस अटेम्प्ट में फेल हो जाता है अंडर रिमोट एग्जाम्स, तो फिर वो अक्टूबर अटेम्प्ट में अपीयर हो सकेगा या नहीं? नहीं, वो अपीयर नहीं हो सकता, फिर वो दिसंबर वाले एग्जाम में अपीयर होगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक और है कि क्या एक्सटर्नल स्पीकर्स और एक्सटर्नल कीबोर्ड अलाउड है लैपटॉप के साथ लगाना? एक्सटर्नल स्पीकर्स और एक्सटर्नल कीबोर्ड लैपटॉप के साथ लगाना अलाउड है? देखिए एक्सटर्नल स्पीकर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, ठीक है। इसकी रीजन ये है कि प्रॉक्टर आपसे सारा कुछ चैट पैनल के जरिए कम्युनिकेट कर रहा होगा, आपको सॉफ्टवेयर से कोई भी वोकल वॉइसेस नहीं आएंगे, आपको एक्सटर्नल स्पीकर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ओके, और सर कीबोर्ड? आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसके बाद रह जाती है कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड की एडिशनल कीबोर्ड आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त
चेक करवाना होगा प्रॉक्टर को कि वो कनेक्टेड है विद द जी। सिस्टम, किसी और सिस्टम से वो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट जवाद है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जवाद, आप किस कॉलेज से हैं बता के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जवाद, ओवर टू यू। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जवाद बात कर रहा हूँ वालेकुम सर, राइस कॉलेज लाहौर से सर। जी 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 सर, वैसे क्वेश्चन मेरा एक था वो क्लियर हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक ये चीज पूछनी है कि कैफ का स्टेटस क्या होगा फिर स्टूडेंट्स का, जो एएफसी में अब ये किसी भी सिनेरियो की वजह से एग्जाम नहीं देते, क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते वो, तो फिर एक्चुअल वो कैफ के लिए तो एनरोलमेंट करा चुके हैं, तो फिर वो कैफ की उसको कैरी फॉरवर्ड या रिफंड कर सकते हैं? जी, वो लोग अपने उनको पैसे रिफंड हो जाएंगे अगर वो एएफसी पास नहीं कर सकते या किसी वजह से वो अपनी एग्जाम फीस वो कहते हैं कि हम अक्टूबर में बैठेंगे, तो वो फिर उनका फीस रिफंड हो जाएगी। या एएफसी में अगर एब्सेंट भी हो जाते हैं तो भी उनकी कैफ की फीस रिफंड हो जाएगी, या कैरी फॉरवर्ड जो चाहे वो करवा सकते। चलो ठीक, थैंक यू सर। जी जी जी, तमाम पार्ट्स में रिक्वेस्ट है कि अगर उनके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं तो वो अपना हैंड रेज जो है ना उसको खत्म कर दें। हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। अलहम्द हैदराबाद से, आपका क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अलहम्द हैदराबाद से। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मेरे पास फेसबुक से काफी सवाल आ गए हैं तो फिर मैं उनको देख लूंगा। ठीक है जी जी, बस सर ये हम फिर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, फिर फेसबुक से ले लेंगे। जी, अलहम्द हैदराबाद से आप बात करते हैं। जी, दिनेश लालवानी फ्रॉम अलहम्द हैदराबाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रिलीजियस ड्रेसिंग करती हैं लड़कियां, नकाब वगैरह है अगर, तो उनको किस तरीके से प्रॉक्टर मॉनिटर करेगा, या वो अलाउड है या नहीं है? जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमें आइडेंटिटी तो देखनी होगी। जब हम सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें भी वो अपने आप को डिस्क्लोज करती है। हम कोशिश करेंगे जो इस तरह के किसी को इश्यू होंगे तो हम कोई फीमेल इन्विजिलेटर उनको वहाँ प्रेजेंट कर देंगे, जो उसकी आइडेंटिटी उसकी देखने के बाद और वो जो उसको इसके बाद वो अपना निकाब कर लेंगी और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल जो प्रॉक्टरिंग सिस्टम वो चलता रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर कुछ क्वेश्चन और भी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब फेसबुक के क्वेश्चंस के लिए ओवर टू इरफान साहब सर। अच्छा, इसमें तो काफी सवाल के हम जवाब दे चुके हैं। तो इसमें जो आंसर जो दे चुके हैं उनको मैं उनको आंसर नहीं करूंगा, बाकी मैं बोलते जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेटर की रिस्ट्रिक्शंस की, तो कैलकुलेटर तो जो सिस्टम वाला है वो भी अलाउ है और इसके अलावा वो एक्सटर्नल कैलकुलेटर भी ला सकते हैं जो परमिशनेबल लिस्ट है उसमें से कोई भी कैलकुलेटर ला सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिकनेक्ट। वो अनलिमिटेड टाइम्स है, इसमें कोई हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। Is it mandatory to log off when we finish off our exams? Yes, आपको log off करना होगा। The other questions, it is regarding system check। कि system check जो है ऑटोमेटिकली होगा या स्टूडेंट को उसको मैनुअली परफॉर्म करना होगा। तो इसमें ऐसा होगा कि जब पहली ईमेल स्टूडेंट को रिसीव होगी, उस पहली ईमेल के अंदर लिंक है, उस लिंक से जब उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके सिस्टम चेक को उनको इनिशिएट करने को सिर्फ क्लिक करना होगा। वो इनिशिएट करेंगे, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली चेक माइक्रोफोन, वेबकैम, स्पीकर्स इफ दे आर प्रेजेंट, और उसके अलावा जो है आपके मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी को उससे ऐप से कनेक्ट करने के बाद, तो ये सिस्टम खुद परफॉर्म कर रहा होगा। वहाँ पे अगर किसी स्टेज में इशू आता है आपको उसको फिक्स करना होगा। कोई ऐसा इशू है जो आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। मैं तो जी सर, कुछ क्वेश्चन हमारे पास और आए हैं। जैसे बात हुई थी वायरलेस कीबोर्ड की, ऐसे वायरलेस माउस के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं कुछ सवालों के और जवाब दे रहा हूँ, आपकी आवाज मुझे आई नहीं है जो आपने कहा। अच्छा, चले आप पहले दे लें जवाब, कोई मसला नहीं। 2-3 सवाल और हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कैन वी यूज मोबाइल फोन्स विद बटन्स,
लेकिन रिक्वायरमेंट है स्मार्टफोन की, ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन बताया है वो मौजूद हो, कैमरा मौजूद हो, दैट्स ऑल। अब वो बटन से ऑपरेट हो रहा है, टच स्क्रीन से हो रहा है, नो प्रॉब्लम। उसका वर्जन मीट करना चाहिए, उसका कैमरा चलना चाहिए, ऐप के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इफ सिस्टम सडनली शट्स डाउन देन व्हाट वी डू इन दैट सिनेरियो। अगर आपका सिस्टम अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से बंद हो गया, आप उसको रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आपको जो सेकंड ईमेल आई हुई है उसके अंदर आपको एग्जाम का लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करें। लिंक को क्लिक करने के बाद आप दोबारा एग्जाम के अंदर वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से आपका एग्जाम डिस्कनेक्ट हुआ था, उसी स्टेज से। सिस्टम के अंदर एक ऑटो सेव का फंक्शन है जिसके अंदर हर 1 मिनट के बाद ये ऑटो सेव रन कर रहा होता है। तो आपका जो आखिरी मिनट तक का आपने काम सेव किया था वो सेव होगा। उसके अलावा 1 मिनट से कम का भी काम सेव हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर लिया हो। तो ये आपका सिनेरियो कवर हो जाता है। विल 2 GB रैम इनफ? नो। स्पेसिफिकली इसके अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट दे रखी है, आप उस रिक्वायरमेंट को देख लीजिए। तो जो रिक्वायरमेंट वहां पे दी गई है उसको आपने फुलफिल करना है। वायर्ड नेटवर्क इज कंपल्सरी और स्टेबल वाईफाई कनेक्शन कैन बी यूज्ड। देखिए इसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि वायर्ड कनेक्शन को हमने कहा है कि प्रेफरेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप वाईफाई यूज नहीं कर सकते, स्टेबल वाईफाई यूज कर सकते हैं। उसके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई आपके नजदीक हो ताकि सिग्नल्स का आपको ज्यादा इशू ना आए। ज्यादा इशू आएगा तो डिस्कनेक्शन ज्यादा होगा। और अगर आपके घर में कुछ और लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो ड्यूरिंग द एग्जाम उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो वाईफाई यूज ना करें ताकि आपको बैंडविड्थ अच्छी मिलती रहे। कैन वी अटैच एक्सटर्नल माउस विद लैपटॉप? यस यू कैन अटैच एक्सटर्नल माउस विद लैपटॉप। वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर को बता, अगर डॉक्टर कहेगा तो चेक करवाना होगा कि आपका माउस आपके ही लैपटॉप से कनेक्टेड है। एक्सटर्नल इंटरनेट डिवाइस विल बी अलाउड और नॉट? देखिए इंटरनेट की हमने रिक्वायरमेंट बता दी है कि 1 MB अपलोड और 4 MB डाउनलोड होनी चाहिए। तो वो अगर आपकी डिवाइस फुलफिल करती है तो वो डोंगल है, विंगल है, जो भी डिवाइस है आप उसको यूज कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ मैं फिर कहूंगा कि अगर इन्विजिलेटर को उसमें कोई चीज चेक करनी हुई तो आपसे उसकी चेकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनायत साहब आपकी कोई आवाज नहीं आई है जी। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। सॉरी मेरे पास क्वेश्चन बताऊं सर? जी, मैं अभी क्वेश्चन अभी मौजूद है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर। एक स्टूडेंट ने मार्किंग प्लान के बारे में पूछा है। मार्किंग प्लान वही है, तमाम क्वेश्चन 1 मार्क्स से होंगे सिवाय QMT में जिसमें 10 सवाल 2 नंबर के होंगे, 10 सवाल 3। सर आपकी आवाज से कट गई और अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाउ विल वी सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ऑन नोटपैड? जैसे मैंने उनको कहा कि ये क्वेश्चंस। इरफान साहब जो आपने अभी जवाब दिया ना, क्वेश्चन कितने कितने होंगे, वर्किंग स्कीम क्या होगी, सर वो रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। QM के सवाल की जो। जी मैं बता देता हूँ। तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो 1 नंबर के होंगे फंक्शनल इंग्लिश में, QMT में और फंक्शन इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 2 मार्क्स का होता है, बाकी तमाम 1 मार्क्स के होते हैं। सही है। और ये इनकी तादाद 10 नंबर होती है टोटल। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन 1 नंबर का है और तमाम क्वेश्चंस आपका IT के तमाम क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। और QMT के अंदर 50 सवाल 1 नंबर के होते हैं, 10 सवाल 2 नंबर के होते हैं, 10 सवाल 3 नंबर के होते हैं। तो ये पुराना रूल है, इससे कोई चेंज नहीं है। ठीक है सर। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ IT के पेपर में आपको अलाउ है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकेंगे, क्योंकि वो इस पर जो हमारा पिछला भी रूल था उसमें भी अलाउ था, इसमें भी अलाउ है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि क्या लीनियर प्रोग्रामिंग का हम नोटपैड पे कैसे सवाल करेंगे? तो लीनियर प्रोग्रामिंग की आपको ग्राफिकल इवैल्यूएशन वाला, जैसे हमने कहा कि इस तरह के जो कंपल्सरी ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकते इससे बगैर सॉल्व नहीं हो सकते, वो हमने क्वेश्चन रिमूव कर दिए हैं। अब बाकी तमाम चीजें मैथमेटिकली सॉल्व करनी है तो वो तो उसमें आप कर सकते हैं नोटपैड।
अच्छा, एक सवाल क्या है कि कैन वी यूज जनरेटर इन प्लेस ऑफ यूपीएस? तो वो बैकअप एनर्जी को पावर के लिए आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, इसमें आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो कोई इशू नहीं, हमें जनरेटर या यूपीएस पे किसी भी एतराज नहीं। अच्छा, एक जो क्वेश्चन एक और आया है कि अगर हमें कोई एग्जाम के दौरान टेक्निकल इशू होता है और हम कनेक्ट नहीं होने की मुश्किल हो रही होती है, तो क्या हम अक्टूबर सेशन में मूव हो जाएंगे? तो नहीं, वो अक्टूबर सेशन नहीं होगा, उनका वो सेशन काउंट हो जाएगा। तो वो उनको एग्जाम्स में जो वो टेक्निकली अगर उनका वो मसला है और एग्जाम में बैठ भी जाते हैं तो फिर एग्जाम काउंट होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है, कैन वी यूज एंड्रॉइड वर्जन 6? यस, यू कैन यूज एंड्रॉइड वर्जन 6। एंड्रॉइड का वर्जन 4.1 एंड अबव तमाम के तमाम कनेक्ट हो सकते हैं, और ये चीज आपकी जिस वक्त आप उसकी ऐप यूज इंस्टॉल करेंगे उस वक्त भी आपको पता चल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन कैन बी यूज फॉर क्यूआर कोड स्कैनिंग? ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ये प्रॉक्टर एग्जाम की एप्लीकेशन है जो कि एप्पल के स्टोर पे भी मौजूद है और गूगल प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। वहां से स्कैन होगी, जो आपको फर्स्ट ईमेल आएगी जब आप सिस्टम चेक प्रोसेस में जाएंगे तो वहां से आपको उसके लिंक मिल जाएगी। मिनिमम वर्जन ऑफ मोबाइल ये बता दिया मैंने आपको, एंड्रॉइड के 4.1 प्लस और एप्पल के लिए 10.0 प्लस। नाय साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जवाब। कैन वी यूज स्टाइलस ऑन नोटपैड ऑफ आईकैप सॉफ्टवेयर? नहीं जी, ये सपोर्ट नहीं करेगा स्टाइलस उसके ऊपर, तो आप उसको यूज ना करें, क्योंकि आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे वो सपोर्ट नहीं करेगा। ये आप उसका जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसके ऊपर ट्राई आउट करके देख सकते हैं। हाउ विल डू लीनियर प्रोग्राम, ये वाला तो जवाब हो गया है। When we will be communicating our problems during exam to the ICAP chat box, will this time be calculated or not? देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आपका टाइम काउंट हो रहा है। आपने उस क्वेश्चन के ऊपर रहते हुए अगर कोई भी सवाल प्रॉक्टर से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो टाइम काउंट हो रहा है। लेकिन जब आप एक सवाल से दूसरे सवाल पे मूव कर रहे हैं, उसके अंदर जो लोडिंग टाइम है वो टाइम काउंट नहीं हो रहा है। बट आप किसी सवाल के ऊपर सोच रहे हैं, 1 मिनट सोच रहे हैं, 15 सेकंड सोच रहे हैं, प्रॉक्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो टाइम काउंट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आपको पेपर के अंदर कोई क्वेरी और आपने हाथ उठा के क्लासरूम के अंदर कोई सवाल किया, तो पेपर का टाइम काउंट हो रहा है। जी विनायक साहब, आपकी तरफ। जी सर, एक दो क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं है। कि एक तो स्पेसिफिकेशंस पूछी गई हैं लैपटॉप की और स्मार्टफोन की, और ये मेरे ख्याल अवेलेबल है हमारी गाइडेंस के अंदर। जी एग्जैक्टली, उसमें अवेलेबल है तमाम चीजें। ठीक है सर। दूसरा एक क्वेश्चन आया कि कैफ के एग्जाम अगर कोई स्टूडेंट अभी नहीं देना चाहता तो क्या वो अभी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? यकीनन इसका जवाब ये है कि उसकी जो लास्ट डेट थी वो गुजर चुकी हुई है। लास्ट डेट गुजर चुकी है, मैंने यानी वो एफसी में बैठ रहा है और कैफ एग्जाम नहीं देना चाह रहा है, कहना ये चाह रहे हैं? सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैफ के एग्जाम उसने देने थे बच्चे ने, और कैफ के एग्जाम नहीं देना चाह रहा। तो वो डेट गुजर चुकी है, वो डेट गुजर चुकी है। ठीक है सर। सर, क्या चैट बॉक्स अवेलेबल होगा फॉर इंटरफेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द प्रॉक्टर? जी, एक चैट पैनल खुल जाएगा जब आप प्रॉक्टरिंग के अंदर जैसे स्टूडेंट लॉगिन करेगा, तो जैसे जब प्रॉक्टर से उसकी इंटरेक्शन शुरू हुई, आईडी वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है और उसकी जहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होती है, तो इस प्रॉक्टर वाली स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक चैट पैनल होगा, जहाँ से प्रॉक्टर जो भी लिखेगा या आईकैप सपोर्ट टीम की तरफ से जो मैसेजेस आएंगे वहां नजर आ रहे होंगे, और स्टूडेंट भी अपने मैसेजेस वहां पे टाइप कर सकेगा। तो चैट बॉक्स अवेलेबल होगा उसके अंदर। ठीक है सर। यहाँ पे और है ना साहब, कैन वी यूज स्कोर i5 इंस्टेड ऑफ i3? तो इसका जवाब बिल्कुल वही है कि जो हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में जो चीजें स्पेसिफाई करी हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट से ब्लो करता है तो दैट वुड बी कि उसको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वी डू नॉट रिकमेंड कि आप i5 से कम स्पेक का या किसी भी चीज में जो हमने स्पेक्स स्पेसिफाई करी है उससे कम पे आप जाएं। एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया है कि विल हेल्प अवेलेबल इन MS ऑफिस? तो नो, आप हेल्प फीचर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्प फीचर MS ऑफिस 16 के अंदर हमने जो मार्च का एग्जाम था उसमें भी बता दिया था कि आपको हेल्प यूज करना अलाउड है।
how will we use calculus during QMT paper? ये presentation के अंदर इसका जवाब हो चुका है. बाकी सवाल जी सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि if a student is absent in August attempt, he has appeared in 2 papers and remaining 2 papers he is absent and he will be eligible in October or in December? दिसंबर में होगा क्योंकि वो एग्जाम सेशन अपीयर हो चुका है ना वो सीजन में. बिल्कुल ठीक है दिसंबर में बैठ सकते हो. सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि वन मोर थिंग, हॉटस्पॉट विद एयरप्लेन मोड इज अलाउड और नॉट? एयरप्लेन मोड अलाउड है. हॉटस्पॉट विद एयरप्लेन मोड ऑन स्मार्टफोन. नायब साहब, इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि जब स्टूडेंट अपने मोबाइल को कनेक्ट करेगा तो उससे पहले उसको पहले अपना मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड पे लेकर आना होगा. एयरप्लेन मोड पे लाने के बाद वाईफाई से कनेक्ट करना होगा. वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद वो आईकैप की ऐप से कनेक्ट हो जाएगा. तो एयरप्लेन मोड पे थ्रू आउट द एग्जाम उसका मोबाइल फोन होगा और वाईफाई से कनेक्टेड होगा. और इसके बारे में कि उसको किस तरह की कॉल्स लेनी और किस तरह की नहीं लेनी है हमारी गाइडलाइन में मौजूद. उसमें सर ये था कि क्या हॉटस्पॉट उसको यूज कर पाएगा कि नहीं सपोर्ट कर पाएगा हॉटस्पॉट, ये वाईफाई पे ही रहना जरूरी है? इनायत साहब जरा सा रिपीट कीजिएगा सवाल. जी ये क्वेश्चन ये है कि क्या हॉटस्पॉट विद एयरप्लेन मोड पॉसिबल है या नहीं है, या वाईफाई ही चाहिए? थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा था कि देखिए हॉटस्पॉट हम अलाउ नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते कि उसमें कॉल आ जाती है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो हमारे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम सिर्फ डेटा सिम्स होंगी जिस पर हम है ना कनेक्ट कर लेंगे, तो हमने कहा हम इसमें एतराज नहीं है, आप कर सकते हैं कनेक्ट, बट प्रॉब्लम इज कि जब वो कनेक्टिविटी होगी ना तो वो उसमें डिस्कनेक्शन के इश्यूज होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं. कोई कॉल रिसीव नहीं कर सकते वो लोग इस दौरान, तो कोई चाहे वो इंटरनेट कॉल हो या कोई भी हो वो कोई भी नहीं कर सकते. तो इसलिए ना हम इसको रिकमेंड नहीं करते कोई इस तरह की चीज को करें. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन और भी आए हुए हैं तो मेरे ख्याल से आंसर दे देते हैं. कैन वी अलाउ टू चेंज रूम फॉर अ वैलिड रीजन? देखिए हमने जब आपसे कहा कि एग्जाम से पहले आप बिल्कुल काम मैनर में अपनी तमाम चीजें इवेल्युएट कर लें. जब तमाम चीजें हो गई तो फिर इसके बाद रूम चेंज करना और ये करना शायद एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट पॉसिबल ना हो. तो जो भी वैलिड रीजन है वो वैलिड रीजन आप एग्जाम से पहले देख लें और आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसको देखने के लिए, जो सर देख लें. अच्छा एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ अक्टूबर एएफसी सेशन टू बी हेल्ड बाय अ रिमोट एग्जामिनेशन? जैसे मैंने कहा कि हम दोनों तरीके से एग्जाम करने का प्लान है. जो लोग रिमोट से देना चाहते हैं वो रिमोट से भी दे सकते हैं और जो लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट देना चाहते हैं. लेकिन कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए हमारी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत हो एग्जाम करवाने की, और वो जो रिस्ट्रिक्शन जो 15 सितंबर को कहा है कि वो लिफ्ट कर देंगे, तो वो लिफ्ट हो जाएगी तो जरूर एग्जाम देंगे. इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन क्या है कि हमने अंडरटेकिंग सबमिट करवा दी है, अगर मैं एग्जाम ना देना चाहें तो की फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? नहीं, जो अंडरटेकिंग सबमिट हो गई है और उनको सब कुछ हो गया है और अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते, अब उनको एग्जाम्स में बैठना होगा. कुछ लोगों ने टेक्निकल क्वेश्चंस किए हैं, हम कई इनका आंसर दे चुके हैं. दूसरा यह है कि वो तमाम के तमाम हमारे अगर गाइडेंस देख लें उसके तमाम के आंसर्स मौजूद हैं. तो इसके अलावा भी इनको अगर कोई क्वेश्चंस होता है तो वो कहते हैं एग्जामिनेशंस को लिख सकते हैं, इनको आंसर उनको उसे मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू ऑल प्रिंसिपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, इरफान साहब, काशिफ साहब एंड IT सपोर्ट टीम एंड अदर स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया. और अगर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि सर ने कहा कि आप और पूछना चाहते हैं तो यू कैन सेंड दोज क्वेश्चंस टू एग्जामिनेशन ICAP और फैसिलिटेशन एट ICAP, जिस पे मर्जी भेज दें, इंशाअल्लाह आपको उसके जवाब मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.